MMRC टेंडर में या राफेल की फॉलो ऑन ऑर्डर में फ्रांस भारत को अभी F4 वेरिएंट के राफेल को ऑफर क्यों नहीं कर सकता है। इंडियन आर्मी को अभी इजरायली ओरिजिन नेगेव LMG डिलीवर होना शुरू हो चुकी है, जो कि इंडियन आर्मी की फायर पावर को काफी हद तक बेहतर करने वाला है। F-15EX फाइटर जेट के बाद अभी बोइंग की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी को ऑफर किया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए F-18 को लेके कोई भी नया अपडेट नहीं दिया गया। तो हो सकता है बोइंग की तरफ से अभी सिर्फ इसको नेवी तक ही सीमित रखने की कोशिश किया जा रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली 11th बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स के राफेल और रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स की F-16C और D आपस में हेड ऑन टकराने वाले हैं, जिसमें मल्टी लेवल डॉगफाइट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाने वाला है। और अंत में इंडियन आर्मी की तरफ से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर कम से कम 6% के आसपास बजट को इंक्रीज करने के लिए कहा गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल को लेके है। हाल ही में ही भारत को 3 और राफेल को डिलीवर करने के साथ साथ फ्रांस की तरफ से भी एडिशनल राफेल को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। और अभी जिन राफेल को भारत को ऑफर किया जा रहा है वो सिर्फ राफेल की F4 वेरिएंट होने वाली थी, ऐसी खबर सामने आ रही थी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से जिन F4 राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था उनकी डिलीवरी 2027 से 2030 के बीच ही उनको शुरू हो सकती। तो अभी अगर भारत की तरफ से एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो वो F4 वेरिएंट के होंगे या नहीं होंगे, इसको लेके थोड़े डाउट है। और अगर ये राफेल F4 वेरिएंट के होंगे तो इनको 2027 के बाद ही बनाया जा सकेगा, लेकिन इसमें थोड़े ट्विस्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि F4 वेरिएंट के राफेल के स्ट्रक्चर में कोई खास चेंजेस नहीं होने वाली है और इसमें सिर्फ इसके फ्रंटल ऑप्टोनिक सिस्टम में, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में अपग्रेड होने वाले हैं। और अभी फ्रांस भारत में ही राफेल को बनाने का ऑफर दे रहा है, जिस वजह से अगर भारत इनको खरीदता है तो जैसे ही राफेल की F4 वेरिएंट आ जाएगा तो उसके बाद ही भारत की राफेल को उसी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना शुरू किया जा सकता है। अभी यहाँ पर यह भी सुनने को मिल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 राफेल को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से 36 सीधे फ्रांस में बनकर भारत को डिलीवर किए जाएंगे और बाकी भारत में बनाए जाने वाले हैं। और इसमें 70% के आसपास लोकेशन का ऑफर फ्रांस की तरफ से दिया गया है। इसमें वो राफेल की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में बाकी बचे 78 राफेल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साथ ही डसॉल्ट की तरफ से अभी भारत को एमका प्रोग्राम में भी मदद करने का ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही वो इसमें भारत के साथ कोलैबोरेशन का ऑफर भी दे रहे हैं। और इसके अलावा सफरान की तरफ से अभी एमका के लिए एक प्रॉपर इंजन को भी डेवलप करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें DRDO और सफरान मिलकर एक नए इंजन को डेवलप करने वाले हैं, जिसमें कोर टेक्नोलॉजी सफरान देने वाला है, जबकि इंजन का नोजल और आफ्टर बर्नर सेक्शन जो होने वाला है वो DRDO की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। वैसे ऐसे बहुत सारे प्रपोजल अभी टेबल पर पड़े हुए हैं, तो देखने वाली बात है कि आगे चल के क्या डिसीजन लिया जाता है। अगला अपडेट लाइट मशीन गन को लेके है। आप सभी को याद होगा कुछ महीने पहले भारत की तरफ से इजराइल से 16,480 के आसपास LMG को खरीदने के लिए एक फास्ट ट्रैक मोड में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इजरायली IWI के नेगेव LMG थे, जो कि 7.62 × 51 mm के राउंड को फायर कर सकते हैं, जो कि हमारे आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे LMG के मुकाबले काफी बेहतर है। और वैसे भी ये काफी बैटल प्रूवन सिस्टम है, जिसको दुनिया भर के कई आर्मी इस्तेमाल कर रही है और अभी हमारी आर्मी की फायर पावर को काफी हद तक बेहतर करने में हमको मदद करने वाली है। अभी इजराइल की तरफ से इन गन को हमें डिलीवर करना शुरू किया जा रहा है और अभी इनकी पहली बैच को भी भारत को डिलीवर किया जा चुका है और पहली बैच में हमें 6000 लाइट मशीन गन को डिलीवर किया गया है, जो कि इजराइल से सीधे मुंबई लाए गए थे और उसके बाद इनको जबलपुर भेजा गया था, जहां पर इनकी इंस्पेक्शन वगैरह किया जा रहा है। और इसके बाद इनको इंडियन आर्मी की हर एक इन्फेंट्री यूनिट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और बाकी बचे गन्स की बात करें तो उनको भी इसी साल मार्च से पहले हमको डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इंडियन आर्मी को काफी सारे LMG की जरूरत है, जिनको मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर पूरा करने का फैसला किया गया और इसमें इंडियन इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा मौका दिया जाएगा। अगला अपडेट बोइंग की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि कल यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से बोइंग को अपनी F-15EX फाइटर जेट को भारत को ऑफर करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था, जिसके बाद बोइंग अपनी F-15EX फाइटर जेट को सीधे तौर पर भारत को ऑफर कर सकता है। इसी बीच आज एक और खबर सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि बोइंग की तरफ से अभी अपनी सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी को ऑफर किया जा रहा है।
इसके बारे में हाल ही में कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, जिसमें सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशन के बारे में इंडियन नेवी को एक डेमो दिखाया गया था। अब इसमें क्या क्या हुआ था और क्या डेमो दिखाए गए थे ये तो अभी तक क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन सुपर हॉर्नेट एक काफी फ्लेक्सिबल एयरक्राफ्ट होने वाली है, जिसमें आगे चल के फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है और ये बोथ मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के साथ कॉम्पेटेबल होने वाली है। और अभी स्पेशली इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बोइंग की तरफ से इसको मॉडिफाई किया गया है, लेकिन इसी दौरान कहीं पर भी F-18 को MMRC टेंडर में पुश करने के बारे में कहीं पर भी बातचीत नहीं किया गया था। तो हो सकता है बोइंग की तरफ से यहाँ पर MMRC टेंडर में F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के बदले F-15 को डालकर F-18 सुपर हॉर्नेट को सिर्फ इंडियन नेवी को ऑफर करने का प्लान किया गया है, लेकिन ये सभी के सभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी कुछ भी सही तरीके से कहा नहीं जा सकता है। साथ ही बोइंग की तरफ से भी भारत में ही बोइंग इंडिया रिपेयर डेवलपमेंट एंड सस्टेनमेंट हब को सेटअप किया जाएगा, जहां पर आगे चल के बोइंग की एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह किया जाएगा, जो कि सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि ओवरऑल भारत के एविएशन सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए और स्किल को डेवलप करने में काफी मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और सिंगापुर की तरफ से है। फ्रेश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और सिंगापुर की एयरफोर्स के बीच अभी एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज को करने का प्लानिंग किया गया है और इसको शायद अक्टूबर से दिसंबर के बीच कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि अभी इसमें काफी सारा वक्त है, लेकिन फिर भी ये इंडियन एयरफोर्स के लिए इस बार काफी अहम एक्सरसाइज होने वाली है। ये रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच होने वाली 11 जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें भारत की तरफ से इस बार अपनी Su-30M के एयरक्राफ्ट के साथ राफेल को भी डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स की तरफ से इसमें इस बार अपनी F-16C और F-16D एयरक्राफ्ट को तैनात किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में हाई एंड कॉम्बैट मैन्यूवर्स को टैक्टिक्स को किया जाने वाला है, जिसमें दोनों ही देशों की एयरफोर्स को एक दूसरे से काफी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। सबसे खास बात तो ये कि इसमें रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स की तरफ से अपने F-16 के साथ AMRAAM C5 और AMRAAM C7 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि भारत अपनी Su-30M के एयरक्राफ्ट और राफेल के साथ अपनी अस्त्र मिसाइल को और मिट्योर मिसाइल को डिप्लॉय करने वाला है। अब जैसे कि एक मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज होने वाली है, तो इसमें इंडियन एयरफोर्स को काफी कुछ सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी F-16 का इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान के पास भी AMRAAM मिसाइल की C5 वेरिएंट मौजूद है। और इसी वजह से पिछली बार इंडियन एयरफोर्स के Su-30M के एयरक्राफ्ट को डॉगफाइट के दौरान डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा था। इस दौरान लॉन्ग रेंज की और क्लोज रेंज की डॉगफाइट मिशन को सिमुलेट किया जाएगा और अभी सिंगापुर के साथ होने वाली इस एक्सरसाइज में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के Su-30 और राफेल को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अपडेट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि चाइना अभी अरुणाचल प्रदेश के थोड़े अंदर आके एक पूरी गांव को वहां पे बना चुका है। वैसे ये एरिया चाइना के पास काफी पहले से ही मौजूद था, लेकिन अभी वो यहाँ पर नए नए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है और लोगों को लाके बसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जंग जैसे हालात में उनके पास लोकल मैन पावर मौजूद हो। अब इसी बीच इंडियन आर्मी की तरफ से अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास नई नई मिलिट्री गैरिसन को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके लिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक लैंड को सिलेक्ट किया गया है और ये लैंड लगभग 14 एकड़ से थोड़ा बड़ा है और ये अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट सिंजियान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब मौजूद कई सारे स्ट्रेटेजिक लैंड को सिलेक्ट करके उनको एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह के चाइना स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट में हमको काफी मदद करने वाले हैं। साथ ही इसमें अगर कोई इंडिविजुअल एरिया आ जाती है या फिर कोई ऐसी लैंड आ जाती है जहां पर लोग रहते हैं, तो उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करने में भी ध्यान रखा जा रहा है। अगला अपडेट BAE सिस्टम को लेके है। BAE सिस्टम की तरफ से किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज में अभी ये बताया गया कि भारत की एरो इंडिया शो के दौरान BAE सिस्टम की तरफ से अभी काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया जाने वाला है। BAE सिस्टम की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 3 से 5 फरवरी तक होने वाली एरो इंडिया शो के दौरान BAE सिस्टम की तरफ से जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट डिस्प्ले किए जाएंगे, उसमें से ज़्यादातर वो मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर भारत को ऑफर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हॉकजेट ट्रेनर को डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि पहले से ही इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें अभी BAE सिस्टम की तरफ से एक लो कॉस्ट की लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम को भी डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे कि हॉकजेट ट्रेनर को एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा BAE सिस्टम की तरफ से अभी अपनी MK-45 मॉड 4 नेवल गन्स को भी डिस्प्ले किया जाएगा, जिनको इंडियन नेवी को अभी रिसेंटली ऑफर किया गया है। साथ ही इन गन्स को वाइडली यूज नेवी की फ्रंटलाइन फोर्सेस में इस्तेमाल किया जाता है।
जो कि किसी भी वॉरशिप्स की फायर सपोर्ट कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। साथ ही M777 गन्स को भी VI सिस्टम डिस्प्ले करने वाली है, जिनको इंडियन आर्मी अभी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इनको सिर्फ यहाँ पे ऑडियो विजुअल वे में डिस्प्ले किया जाएगा, यानी कि फिजिकली कोई भी M777 गन आपको एरो इंडिया शो के दौरान शायद देखने को नहीं मिलने वाली है। अगला अपडेट डिफेंस बजट को लेके। 1 या 2 दिन पहले हमने बात किया था कि इस साल भारत के डिफेंस बजट में इंक्रीज होना कितना जरूरी है। साथ ही ये जो चाइनीज रायता फैल गया था उसकी वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन है पूरे दुनिया भर में कितना डाउन हुआ है, जिस वजह से इस बार हर देश का जो मेन फोकस रहेगा वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के ऊपर रहने वाली है। और इसी वजह से ये भी उम्मीद किया जा रहा था कि भारत भी इस साल ज़्यादा फोकस अपने हेल्थ केयर सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में करने वाली है, जबकि डिफेंस सेक्टर में बस थोड़ा सा इंक्रीज देखने की उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन आर्मी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अभी जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे में हमारे डिफेंस बजट में कम से कम 6% के आसपास इंक्रीज करने का डिमांड किया गया है। और ये जो 6% इंक्रीज करने का डिमांड किया गया था, इनको सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही करने के लिए सुझाव दिया गया था, क्योंकि अभी हमारे काफ़ी सारे डिफेंस डील लाइनअप करके रखे गए हैं जिनको इसी साल के अंदर फाइनल करना पड़ेगा। और अगर हम इसको नहीं करते तो इनमें वापस डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो साउथ कोरिया के साथ बीहो सिस्टम या 5 रेजिमेंट क्लोज रेंज की एयर डिफेंस गन सिस्टम को खरीदने के लिए डील को साइन किया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। इसके अलावा एल्बिट सिस्टम से जो 155 mm की हाउजर को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया गया था, उसके अंदर लगभग 1500 के आसपास हाउजर को खरीदा जाएगा। और इस डील के पहले फेज के अंदर 400 गन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, जिनकी कीमत लगभग 5000 करोड़ के आसपास होने वाली थी। और बाकी बचे गन्स को मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर बाद में खरीदा जाएगा। लेकिन अभी एक और चांस भी है कि इन गन्स के बदले यहाँ पर ATAGS को भी इंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर हम ATAGS को यहाँ पे खरीदते हैं तो ये हमें उसके मुकाबले थोड़े और महंगे पड़ने वाले हैं। इसके बाद कामोव 2260 हेलीकॉप्टर डील भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जिसकी लगभग सभी नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी है। और अभी बस इसमें लोकेशन की इशू को लेकर भारत और रशिया के बीच थोड़ा सा नेगोशिएशन चल रहा है। इस डील को अभी इसी साल के अंदर ही फाइनल करने का एम रखा गया है। साथ ही AK-203 राइफल की जो डील है, इसको भी इसी साल के अंदर फाइनल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर काफी सारे बड़े बड़े डिफेंस डील यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको इसी साल के अंदर फाइनल करने का प्लान किया गया है, जिसके लिए फंड की काफी जरूरत पड़ने वाली है। पिछले साल के रेवेन्यू बजट से भी काफी कुछ सेविंग है, जिसको इस बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनको सीधे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इस्तेमाल करने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस मिलना जरूरी है। तो कुल मिलाकर आर्मी का इस साल का जो बजट होने वाला है वो लगभग 1,45,000 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अगर ये उसमें से थोड़ा बहुत कम होता है तो इससे आर्मी की मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर काफी असर पड़ सकता है और ये हमारे पेंडिंग डिफेंस डील को और डिले कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।